पहले तो मैं मीनिंग बताती हूँ जॉब वर्क का। जॉब वर्क क्या होता है? जैसे कोई प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल मतलब कोई पर्सन है जो सप्लायर है गुड्स का, और ये सप्लायर है एंड मैन्युफैक्चरर टू। जॉब वर्क मैन्युफैक्चरिंग के केस में अप्लाई होता है। जॉब वर्क क्या होता है? आप एक मैन्युफैक्चरर हैं एंड थोड़ा बड़े लेवल पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, तो जो मेनली क्या होता है, जो बड़े लेवल पे मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जरूरी नहीं वो सारी की सारी मैन्युफैक्चरिंग अपनी फैक्ट्री में, प्रेमाइसेस में कराते हैं। देयर आर मैनी स्मॉल स्मॉल वर्कर्स, देयर आर मैनी स्मॉल वर्कर्स जो उनसे काम ले लेते हैं, जो उनसे काम ले लेते हैं। ओके, वी विल मेक दिस पार्ट ऑफ योर मैन्युफैक्चरिंग एंड वी विल गिव इट टू यू। और थोड़ा सा इनपुट मटेरियल इनसे ले लेते हैं, थोड़ा सा रॉ मटेरियल इन सप्लायर से ये ले लेते हैं, रॉ मटेरियल ले लेते हैं, या थोड़ा सा सेमी फिनिश्ड गुड्स ले लेते हैं। और सेमी फिनिश्ड गुड्स, ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट इस तरह का ले लेते हैं, और स्मॉल वर्कर्स उसको लेकर और कंप्लीट करके उस काम को, मींस वो पूरी मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती, मैन्युफैक्चरिंग का एक पार्ट होता है, उसको कंप्लीट करके इनको वापस कर देते हैं। तो अगर ऐसा केस होगा, अगर ऐसा केस होता है, तो फिर क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे जीएसटी में? क्या इनको जॉब वर्कर्स को रजिस्टर कराना होगा या नहीं? ऐसे स्मॉल वर्कर्स को जॉब वर्कर कहते हैं, दे आर कॉल्ड एज जॉब वर्कर अंडर जीएसटी। तो जीएसटी के अंदर इनके क्या प्रोविजंस हैं? इनको टैक्स पे करना है, नहीं करना है, या जो प्रिंसिपल है जिसने इनको काम दिया है उसको टैक्स पे करना है इनकी जगह पर, किस तरह से इसकी वर्किंग होगी, ये जॉब वर्क के अंदर बताया जाता है। तो पहले तो ये बताओ, जॉब वर्क का मीनिंग क्लियर हुआ? जॉब वर्क क्या होता है यस मैम। ना? जॉब वर्क तो समझ आ गया, स्मॉल स्मॉल वर्कर्स होते हैं, वो ये काम करके देते हैं। एक दो एग्जांपल दे देती हूँ आपको। आप जैसे कि एग्जांपल है, कोई स्टील मैन्यू, आपकी बुक से ही दे रही हूँ, स्टील और कोई आयरन फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग फर्म है। वो स्टील के फर्नीचर्स बनाती है, आयरन फर्नीचर्स बनाती है, and they send out their steel and iron pipes for bending purpose, for welding purpose to small manufacturers. तो small manufacturers इस केस में जॉब वर्कर्स कहलाएंगे। तो वो क्या करेगी, वो वेल्डिंग के लिए या बेंडिंग के लिए किसी पर्पस के लिए भेजेगी और फिर उनसे वापस ले लेगी। ठीक है, तो जॉब वर्कर क्या करते हैं, उनका थोड़ा सा काम सॉल्व कर देते हैं प्रिंसिपल का। तो इसके रिगार्ड में थोड़े से रूल्स हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ क्या रूल्स हैं और किस तरह से इनकी वर्किंग चलेगी। सबसे पहले जॉब वर्क का मीनिंग बताती हूँ। जॉब वर्क मीन्स प्रोसेसिंग और वर्किंग ऑन रॉ मटेरियल्स और सेमी फिनिश्ड गुड्स supplied by principal manufacturer and as per his directions, generally to the small medium enterprises, मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस। और ये मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस जो स्मॉल है, मीडियम है, ये कहलाते हैं जॉब वर्कर्स। So the person doing the job work is called a job worker, and more elaborate करूँ इसको थोड़ा, तो job work means any treatment or process undertaken by a person on goods belonging to another registered person। तो जॉब वर्क का मतलब क्या हो गया, आप किसी ऐसे सेमी फिनिश गुड्स या रॉ मटेरियल पे वर्क कर रहे हो जो आपके नहीं है, जो किसी और रजिस्टर्ड पर्सन को बिलोंग करते हैं, किसी और रजिस्टर्ड पर्सन के गुड्स हैं। ये 2 दिन में कवर होगा, थोड़ा सा टॉपिक ये थोड़ा लेंदी है। इसके अंदर सारे आपको बताए जाएंगे क्या प्रोविजंस अप्लाई होते हैं और किस तरीके से टैक्स वगैरह दिया जाता है। तो जॉब वर्कर हो गया कि जो किसी और का ट्रीटमेंट या प्रोसेस अपने पास अंडरटेक कर रहा है और वो गुड्स उसके है नहीं, वो किसी और रजिस्टर्ड पर्सन को बिलोंग करते हैं, दूसरे रजिस्टर्ड पर्सन के गुड्स हैं।
तो ये जो है ना प्रिंसिपल, ये दूसरा रजिस्टर्ड पर्सन है। ये रजिस्टर्ड है। अब ये जो जॉब वर्कर्स होते हैं ना, ये रजिस्टर्ड भी हो सकते हैं, नॉन रजिस्टर्ड भी हो सकते हैं। दे कैन बी रजिस्टर्ड और दे कैन बी नॉट रजिस्टर्ड। दे कैन बी ईदर रजिस्टर्ड और नॉट रजिस्टर्ड। ये भी मैं केस आपको बताऊंगी कि कब कब इनको अपने आप को रजिस्टर कराना जरूरी होता है, कब कब नहीं। एक बता देती हूँ केस कि अगर इनका क्या कहते हैं, इनका जो टोटल जो वर्क ले रहे हैं टर्नओवर, वो 20 लाख के ऊपर जाता है। अगर ये 20 लाख के ऊपर जाता है तो ये लोग सर्विसेज इनकी जो है ये स्पेशल प्रोवाइडिंग सर्विसेज, अगर ये जो वर्क करके दे रहे हैं उस वर्क की वैल्यू ऑफ वर्क, वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज नहीं, वैल्यू ऑफ वर्क मींस जितना काम में करके दे रहे हैं उसकी प्राइस जो ये चार्ज कर रहे हैं। सपोज करो ये 50 रुपीज पर पाइप चार्ज कर रहे हैं, तो जितना इन्होंने चार्ज किया वो वैल्यू ऑफ वर्क अगर इनका एक्सीड करता है ₹20 लाख, ₹20 लाख और ₹10 लाख फॉर स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स। स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स आपको पता है कौन सी हैं, जो कि हम बहुत बार बता चुके हैं, डिस्कस भी कर चुके हैं। स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स ये शायद हमने बहुत बार डिस्कस किया है। सारी नॉर्थ ईस्टर्न कंट्री, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड उत्तराखंड 7 आपको मैंने बताई है स्पेशल। अगर इनकी वैल्यू ऑफ वर्क, जो ये वर्क लेते हैं और लोगों को करके देते हैं कंप्लीट, जरूरी नहीं एक ही प्रिंसिपल या मैन्युफैक्चरर सप्लायर को दे रहे हैं, बहुत सारे भी हो सकते हैं जिनको ये दे रहे हो, ये अलग अलग लोगों से वर्क लेते हैं और उसको डन करके देते हैं। तो इनका वैल्यू ऑफ वर्क जो टोटल ये कर रहे हैं सब लोगों के लिए मिलाकर, जितने भी प्रिंसिपल सप्लायर्स के लिए ये लोग वर्क कर रहे हैं जॉब वर्कर, इसका इंडिविजुअल, इसका खुद का वैल्यू ऑफ वर्क जो ये सबको करके दे रहा है वो ₹20 लाख पर ईयर से एक्सीड कर जाता है इन नॉर्मल स्टेट्स, अदर स्टेट्स, और ₹10 लाख से एक्सीड कर जाए अगर ये स्पेशल कैटेगरी स्टेट के अंदर है तो इनको रजिस्टर कराने की जरूरत है। ये बात क्लियर हुई आप लोगों को? कोई डाउट इसमें? कोई भी डाउट? यस, नो, क्लियर, नॉट क्लियर? क्लियर मैम। बस एक ही बच्चे को क्लियर है, बाकी कहाँ है? बाकी बच्चे यस नो सुन भी रहे हो या नहीं सुन रहे हो? यस मैम क्लियर है। क्लियर है सबको? गुरप्रीत है क्लास में आज? नॉट देयर। मैम जॉब वर्क का फिर सबसे अच्छा एग्जांपल तो कार ही हुआ। जो कार मैन्युफैक्चरर होते हैं वो सिर्फ असेंबली का काम करते हैं, बाकी जो उनके बोल्ट्स वगैरह जो का, जैसे टायर वाले वो टायर वालों देते हैं, और जो बोल्ट्स और उसके स्क्रूज वगैरह होते हैं वो अलग जाता है, लास्ट में वो सिर्फ असेंबल का काम करते हैं। असेंबलिंग भी, और असेंबलिंग तो के मैम अलावा वो भी वेल्डिंग एक वाले आ जॉब वर्क का जाते ही हैं। एग्जांपल है ना, बिकॉज हाँ ये बहुत दे अच्छा आर एग्जांपल है। आउटसोर्सिंग द रॉ मटेरियल टू अदर्स, देन उनसे लेकर फिर वो फिनिश प्रोडक्ट बना रहे हैं। नहीं, आउटसोर्सिंग द रॉ मटेरियल फ्रॉम अदर्स तो है ही नहीं। स्विच ऑन कर देना ये वाला, यही वाला बस। हाँ, आप लोग क्या बोल रहे हो कि क्या बोला, एक बार फिर से बोलना। मेरा कहने का मतलब है मैम कि जो उनके पास अपना रॉ मटेरियल है वो ये बोल रहे हैं कि आपने बोला कि जॉब वर्क वो है जिसमें कि वो अपना मतलब अपना जो मैन्युफैक्चरर में से हैं उसमें से कुछ पार्ट बाहर मतलब वर्कर जो स्मॉल वर्कर से करवा रहे हैं। जैसे जो कार मैन्युफैक्चरर वाले होते हैं वो टायर मतलब जो मैन्युफैक्चर होते हैं उनसे करवाते हैं, जो बोल्ट्स और स्क्रूज बिल्कुल वगैरह जो भी उसके मटेरियल होते हैं वो उनसे करवाते हैं। तो वो भी तो एक वर्क ही हो गया। बाद में बिल्कुल लास्ट में वो बिल्कुल जो कार मैन्युफैक्चर जो मतलब कंपनी है वो फिर बाद में उनको असेंबल कर रहा है। तो वो कार वो असेंबलिंग कर भी रहा एक है, राइट, एग्जाम्पल हो गया वेरी गुड। जॉब वर्क इस का। टाइप के इंजीनियरिंग काइंड ऑफ सारे वर्क इसके अंदर आ जाएंगे, कार मैन्युफैक्चरिंग, बाइक मैन्युफैक्चरिंग, वेल्डिंग वगैरह। बहुत सारे स्मॉल वर्कर्स होते हैं जो कि ये काम करके देते हैं आप लोगों यस को, मैम, बहुत यस मैम। सारी
छोटी छोटी जगह पे फॉर्म्स लगी रहती है, वो बल्क में काम ले लेते हैं, फिर करके उनको डन करके देते हैं। यहाँ पर ये बात ध्यान रखने की है कि जो मटेरियल उनके पास आ रहा है वो उनका नहीं है, वो किसी और से बोरो कर रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल। अब बच्चे इंटरेक्ट करते हैं ना तो लगता है कि हाँ इनको समझ में आ रहा है, अगर कोई इंटरेक्ट ही नहीं करता तो फिर लगता है ना कि किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, या फिर बस वैसे ही अटेंड कर रहे हैं और उनको पढ़ना ही नहीं है कुछ भी। तो इंटरेक्ट प्लीज किया करो। और कोई एग्जांपल दे सकते हो? जैसे मैंने वेल्डिंग वाला दिया, या पैकेजिंग वाला, जो पैकेजिंग वाला काम है वो भी इसके अंदर आ जाएगा। आप किसी से पैकेजिंग करा रहे और हो मैम आपसे, इसमें आईफोन का भी आएगा। हाँ वो भी असेंबलिंग है, वो आ जाएगा। हाँ यस मैम, यस मैम। मैम जिसमें कि मटेरियल्स अलग अलग से बन रहा है, फिर लास्ट में एक कंट्री में जाके उसका असेंबलिंग होता है, लाइक एप्पल आईफोन वगैरह हम ले रहे हैं, हाँ वो उसके आ जाएगा लैपटॉप्स इसके अंदर, वगैरह जो भी है वो हर जगह से उसके पार्ट्स वगैरह बनते हैं, एंड में फिर कंट्री में जाके उसकी असेंबलिंग होती है। असेंबलिंग हो जाती है ये भी। और कोई एग्जांपल देगा? और कोई एग्जांपल? बस बस एक मोनिका ने दिए 2 एग्जांपल, बाकी और कोई नहीं। चलो एनीवेज, ठीक है, तो मैं आगे आ रही हूँ। ठीक है, ये तो हो गए आपके एग्जांपल। आगे बढ़ते हैं। अब ये लोग क्या करते हैं जनरली, अगर आपका टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है या फिर कॉस्टली प्रोसेस होता है और आपके पास टाइम कम होता है, तो आप बाहर से काम कराते हैं। तो मेनली हम काम कब कराते हैं? जब हमारा प्रोसेसिंग बहुत ज्यादा लेंदी हो, तो हम थोड़ा सा लोगों से बोरो करते हैं काम, आउटसोर्स कराते हैं काम को, या कॉस्टली प्रोसेस हो। ठीक है, या फिर हमारे पास उतनी उस काइंड ऑफ मशीनरी ना हो करवाने लायक, उस तरीके के हमारे पास एपरेटर्स ना हो, है ना। सो इन दिस केस द प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर कैन फोकस ऑन अदर एक्टिविटीज, और कुछ काम वो देकर दूसरों से दे विल गेट इट डन। आगे बताती हूँ। इस केस में क्या होता है, ही इज द रजिस्टर्ड पर्सन। ये क्या करता है कि अपना मटेरियल इसको दे देता है विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स। पेमेंट ऑफ टैक्स ये बाद में करेगा। अभी ये वाली जो सप्लाई है उस सप्लाई के अंदर नहीं आएगी। जो यूजुअली हम बात करते हैं ना, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच इज चार्ज अंडर जीएसटी, अभी वो नहीं आएगी, क्योंकि ये वाली सप्लाई ये सिर्फ काम करने के लिए दे रहा है, तो ये सप्लाई डिफरेंट हो गई। आप इस सप्लाई को इससे मैच मत करिएगा जो हम पहले कर चुके हैं। जैसे मिस्टर ए है और वो सप्लाई कर रहे हैं मिस्टर बी को। बेसिकली ये जो सप्लाई अब तक हम पढ़ते आ रहे थे ना कि व्हाट इज द सप्लाई अंडर जीएसटी, ये वाली सप्लाई एक्चुअल सेल है। ये जो हम अब तक पढ़ते हैं, हाँ मिस्टर बी कुछ सेल कर रहे हैं, मिस्टर ए को सेल कर रहे हैं मिस्टर बी को, तो दिस इज कॉल्ड एज टैक्सेबल सप्लाई। अब तक हम पढ़ रहे थे ना कि व्हाट इज कॉल्ड एज सप्लाई अंडर जीएसटी, तो प्लीज इसको सप्लाई में काउंट नहीं करेंगे हम। ये सप्लाई, ये वाली सप्लाई टैक्सेबल सप्लाई नहीं है, सेल नहीं है, दिस इज नॉट अ सेल। तो ये वाली सप्लाई आप विदाउट टैक्स इसको पे करेंगे। ठीक है, ये आप सिर्फ सप्लाई सेल नहीं कर रहे हैं, आप सप्लाई करके वापस ले रहे हैं, तो ये जीएसटी के अंदर सप्लाई नहीं मानी जाएगी, इस पे कोई टैक्स अभी नहीं लगेगा। तो प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर is the registered person who sends raw materials or semi finished goods to the job worker without payment of tax। ये पॉइंट याद रखने का है, without payment of tax, क्योंकि कोई सप्लाई मानी नहीं जाएगी तो कोई पेमेंट ऑफ टैक्स इधर से नहीं होगा। मैम ऐसा तो नहीं होगा एग्जाम में सप्लाई अलग से पूछ लिया तो हमें यही बोलना पड़ेगा वो टैक्सेबल नहीं होता, और टैक्सेबल सप्लाई पूछ लिया तो उसका अलग डेफिनेशन है, ऐसा तो नहीं होगा? टैक्सेबल सप्लाई तो बिल्कुल अलग होगा, जो जो हम आपको पढ़ा चुके हैं वो हाँ टैक्सेबल सप्लाई हो गया। कौन बोल रहा है ये? मैम शुभ्रो। शुभ्रो। टैक्सेबल सप्लाई तो बिल्कुल अलग हो गया शुभ्रो। और ये हो गया, ये आपका जॉब वर्क है, तो जॉब वर्क को अलग से स्पेसिफिकली इसलिए बताया जा रहा है कि इसको कई लोग सप्लाई के अंदर कंसीडर ना कर लें कि आपने जो सप्लाई कर दी। ठीक है मैम। ठीक है, अब एक बात और, जब तुमने क्वेश्चन रेज किया है तो मैं यहाँ पर एक पॉइंट बता दूं, सप्लाई कंसिडरेशन के लिए ही की जाती है, बदले में आपको कुछ मिल रहा हो, पैसा मिल रहा हो। ये तो आपका सामान आपको प्रोसेस करके वापस दे रहा है, तो इसलिए इसको टैक्सेबल सप्लाई के अंदर हम काउंट नहीं करेंगे। इसीलिए स्पेसिफिकली मैं बता रही हूँ कि ये वाली सप्लाई वो सप्लाई नहीं जो आप अब तक पढ़ते आ रहे हो जीएसटी के अंदर सप्लाई। हम जो अब तक सप्लाई पढ़ रहे हैं उसका मतलब ये है कि आप सेल कर रहे हैं, है ना। ठीक है मैम, समझ और गया, ये इसमें वाली सेल ही नहीं सप्लाई हो जो रही। है,
ये वाली सप्लाई जो है, जो मैं जॉब वर्कर के लिए बता रही हूँ, वो सेल नहीं है। सप्लाई इसलिए टैक्सेबल सप्लाई नहीं मानी जाएगी। आप ये समझ लीजिए, यू आर गिविंग द योर सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट टू प्रोसेस मोर, किसी भी जॉब वर्कर को। ये एक फ्रीलांसर है, ठीक है मैम, समझ ठीक गया। है, तो ये टैक्सेबल सप्लाई नहीं मानी जाएगी। तो ये विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स आप आगे दे दोगे। तो ये उन दोनों के बीच की इक्वेशन है, वो कितना कमीशन लेगा या जो लेगा उसका ये प्रोसेस इनका, का है ना। हाँ, इनका आपसी रहेगा। लेकिन यहाँ पर अभी एक केस और आएगा, कभी कभी ना जॉब वर्कर जो 20 लाख से ज्यादा का काम ले रहे हैं अपने पास, उनको क्या है ना, टैक्स वो खुद भी पे करते हैं। तो अगर ये रजिस्टर्ड है तो क्या केस होगा, वो भी आएगा अभी। ये तो रजिस्टर्ड है ही है, ये अनरजिस्टर्ड भी हो सकता है और रजिस्टर्ड भी हो सकता है। अच्छा, ये रजिस्टर्ड भी हो सकता है, ये अनरजिस्टर्ड भी हो सकता है। तो अभी तो ठीक विदाउट है। पेमेंट ऑफ टैक्स इसलिए इसको दे दिया कि आप ये काम करके मुझे दीजिए, और एक टाइम लिमिट होगी, उस टाइम लिमिट के अंदर ही करके देगा। इसका एक फॉर्म होता है, फॉर्म बताती हूँ, आईटीसी जीएसटी के अंदर होता है, जीएसटी आईटीसी 04। इस फॉर्म के अंदर एक चालान होता है जिसमें बहुत सारे डिटेल्स लिख करके ये इसको देता है। अगर ये वाला फॉर्म आ गया, इसका मतलब ये जॉब वर्क वाला फॉर्म है, तो यहाँ पर टैक्स नहीं लगेगा। इसलिए इसको स्पेसिफिकली बताया जा रहा है कहीं ये टैक्सेबल ना हो जाएगी सप्लाई। ये तो अपना काम करा रहा है और ये सप्लाई टैक्सेबल ना हो जाए, इसलिए इसके लिए एक अलग फॉर्म बनाया गया है, अलग इसको बताया गया कि हाँ, ये वाली सप्लाई जॉब वर्क के अंदर हो रही है, इस पर टैक्स नहीं लगेगा। ही इज नॉट एंटाइटल्ड टू पे टैक्स टू हिम, क्योंकि इसने कुछ परचेज तो किया नहीं है इससे। हाँ हाँ, ठीक है, इसलिए स्पेसिफिकली बताया जा रहा है कि अगर ये वाला फॉर्म भरा हुआ है, ये चालान फिल किया हुआ है, तो इट मींस ये जॉब वर्क दिया हुआ है, ये सेल नहीं है। ठीक है मैम, समझ गया। ठीक है, आगे आ रही हूं मैं। विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, ये मैंने आपको बता दिया। Once the job worker does the required work, the goods move back to the principal manufacturer or another job worker. अब ये भी हो सकता है कि इसने जॉब वर्कर को काम दिया और अभी भी ये काम कंप्लीट नहीं, इसने कहा था कि तुम ये काम कंप्लीट करके अगले जॉब वर्कर को दे देना। तो हो सकता है इसमें कुछ और काम बचा हुआ हो, तो ये कोई जॉब वर्कर 1 था, ये जॉब वर्कर 2 है, और उसके पास चला जाए और फिर यहाँ से प्रिंसिपल के पास जाए। या ये भी हो सकता है कि एक ही जॉब वर्कर है, ज्यादा बड़ा काम नहीं है, इसने डन किया और इसकी बात हो रखी थी कि जब हो जाए काम तो मुझे वापस कर देना, तो डायरेक्टली भी वापस जा सकता है काम कंप्लीट होने के बाद। या ऐसा भी हो सकता है कि इट्स अ काइंड ऑफ चेन, इसने सपोज करो बाइंडिंग कंप्लीट की, वेल्डिंग कंप्लीट की, इसने पैकेजिंग कंप्लीट की और फिर दिया इन्होंने। तो इट कैन वर्क लाइक दिस, फ्रॉम प्रिंसिपल टू जॉब वर्कर 1, जॉब वर्कर 2, जॉब वर्कर 3, and n number of job workers can be there, and then to principal, or it can be like principal to job worker, only one job worker and get back to the principal. तो ये दोनों ही तरह के केसेस हो सकते हैं। जॉब वर्कर एक से ज्यादा भी हो सकते हैं और कम भी हो सकते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ सबको? हाँ मैम। 1 मिनट में एक कॉल ले लूं। सो ठीक है, ये बात सबको क्लियर यहाँ तक? आगे बढ़ूं? कॉल तो मैं आगे बाद में बात कर लूंगी। डन बेटा, आगे बढ़े? यस मैम। यस, ठीक है। तो अब जॉब वर्क का प्रोसीजर पे आ जाते हैं। इसका प्रोसीजर क्या है? प्रिंसिपल शैल सेंड एनी इनपुट्स और कैपिटल गुड्स विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स टू अ जॉब वर्कर फॉर द जॉब वर्क and also inform the same department through ITC 04 form. Once the required job work is done, the principal shall bring back inputs without payment of tax within the time limit. ये अपना जो भी सामान इसने इसको दिया था काम करने के लिए, वो सामान इससे ये वापस ले लेगा। ओके, ये काम हो गया, you just give it to me within the prescribed time limit and without the payment of tax. अब दूसरा केस आ जाता है, विद पेमेंट ऑफ टैक्स कब होगा? विद पेमेंट ऑफ टैक्स के लिए 3 इनके कंडीशंस हैं। ऐसा कब होगा कि ये इसको दे रहा है सामान और पेमेंट ऑफ टैक्स भी कर रहा है, वो केस कब होगा?
पेमेंट ऑफ टैक्स दे रहा है। 3 केसेस हैं। अगर जॉब वर्कर रजिस्टर्ड है, जॉब वर्कर रजिस्टर्ड है, दूसरा समथिंग हैज बीन, ये वाली नोटिफाइड बाय द अथॉरिटी, कोई अथॉरिटी कमिश्नर इसने नोटिफाई किया हुआ है कि ये सप्लाई मानी जाएगी। या फिर जॉब, या फिर एक केस ये हो सकता है कि जैसे प्रिंसिपल, मैं आपको विद एग्जांपल बताती हूँ। जैसे आपने एक, जो मैंने भी आपको प्रिंसिपल बताया था ना कि ये प्रिंसिपल है और ये जॉब वर्कर को काम सप्लाई कर रहा है। एक तरीका ये भी हो सकता है जब प्रिंसिपल अपने आप को रजिस्टर करा रहा है, जब प्रिंसिपल जो पर्सन जॉब वर्कर को काम दे रहा है वो अपने आप को जब रजिस्टर करा रहा है, वो अपने प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस लिखता है सर्टिफिकेट में, और एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस भी लिखता है। ध्यान है आपको, मैंने आपको बताया था कि जब सर्टिफिकेट आता है तो उसके अंदर प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस होता है और एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस होता है। तो अगर किसी की मैन्युफैक्चरिंग ऐसी है कि उसको जॉब वर्कर की हेल्प की जरूरत होगी, तो वो क्या करेगा, अपने एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस को जॉब वर्कर को मेंशन कर देगा पहले ही। वो क्या करेगा, कभी कभी इसको लग रहा है कि मेरे को तो मेरा काम बिना जॉब वर्कर के चलना ही नहीं है, तो 2-3 जॉब वर्कर्स मैं अपने एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस में मेंशन कर दे रहा हूँ। अगर ऐसा केस है, ये वाला केस समझ में आया? नहीं तो मैं रिपीट कर दूं। इफ जॉब वर्कर्स जहां वो काम कर रहा है, प्रीमिसेस, जो भी इसकी बिल्डिंग है, जो भी इसकी जगह है, बेसमेंट में काम कर रहा है, जहां भी कर रहा है, इज इंक्लूडेड इन, प्रिंसिपल कौन है, जो इसको सामान दे रहा है काम करने के लिए, उस प्रिंसिपल के एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस में मेंशन है। ये वाला पॉइंट समझ में आया, थर्ड वाला या नहीं? यस मैम। बस पारू को ही समझ आता, मुझे लगता है और किसी को नहीं आता। आ रहा है किसी और को? नहीं आ रहा है? मैम पारुल नहीं, मोनिका। आप मोनिका। हम दोनों के आवाज से कंफ्यूज हो जाते हो। नहीं नहीं, थोड़ा डिफरेंट लग रही है। हाँ, मोनिका ही है शायद। मैम मैं इतना अच्छा कब से बोलने लगी, मैं तो इतनी प्यार से कभी बोलती ही नहीं हूँ जितना प्यार से बोलती है। नहीं, प्यार से तुम भी बोलते हो, थोड़ा फास्ट बोलते हो। और मोनिका तो बोलती ही नहीं है ना, ज्यादातर आज ही बोली है, कम बोलती है ये बहुत। चलो, मैम बिकॉज पारुल बोलती है ना, वो मेरी सिस्टर है। अच्छा, तो वो हम दोनों कर का देती है, वही क्वेरी वो पूछ लेती है, तो चैट पे लिख देते हो एक दूसरे को, तू ये पूछ ले, मैं ये पूछ लेती हूँ। मैम आपने चैट इनेबल का कर रखे, हम सिर्फ आपको ही कर सकते हैं चैट। व्हाट्सएप पे कर सकते हो आपस में यहाँ। अच्छा हाँ। तो थर्ड वाला केस लास्ट ये है कि प्रिंसिपल जो है उसको, अगर किसी जॉब वर्कर के साथ वो शुरू से एसोसिएटेड है, तो वो क्या कर सकता है कि उस जगह पे जहाँ पे जॉब वर्कर काम कर रहा है, वो अपने एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस पर लिख सकता है शुरू में ही, जब सर्टिफिकेट रजिस्टर होकर के आता है रजिस्ट्रेशन के बाद। तो अगर इसने ऐसा किया हुआ है, ये 3 में से कोई केस है, या तो जॉब वर्कर की प्रेमाइसेस प्रिंसिपल के एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस में इंक्लूडेड है कि ये वाला एड्रेस लिखा हुआ है, या फिर अथॉरिटी ने नोटिफाई किया है, या फिर जॉब वर्कर रजिस्टर है। तो ऐसे केस में सप्लाई ऑफ सच गुड डायरेक्टली फ्रॉम द जॉब वर्कर प्रेमाइसेस विद पेमेंट ऑफ टैक्स, ठीक है, ये जाएगी। वंस द रिक्वायर्ड वर्क इज डन, सप्लाई ऑफ सच गुड डायरेक्टली फ्रॉम द जॉब वर्कर प्रेमाइसेस विद पेमेंट ऑफ टैक्स। ये जब इसके यहाँ से सप्लाई वापस जाएगी प्रिंसिपल के पास, इस लैंग्वेज को ध्यान से सुनना, तो ये विद टैक्स जाएगी। जब ये वापस करेगा तो ये विद टैक्स देगा। अगर ये रजिस्टर्ड है, या कोई केस ऐसा है जो कमिश्नर या अथॉरिटी ने नोटिफाई किया हुआ, या फिर ये इसकी एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस के अंदर मेंशन है, तो विद टैक्स जाएगा, ये अलग पर्सन काउंट हो जाएगा, अदरवाइज विदाउट टैक्स जाएगा। ठीक है, मैं इसको एक बार रीड कर देती हूँ आपके लिए। सप्लाई वंस, पहले बताया था, वंस द रिक्वायर्ड वर्क इज डन, प्रिंसिपल शैल ब्रिंग बैक इनपुट्स फ्रॉम जॉब वर्कर without payment of tax. Or second case, supply of such goods directly from the job worker premises with payment of tax, provided the job worker is registered under GST,
or supply of such good is notified by the authority of any commissioner. Third, job worker premises is included as additional place of business in the principal certificate of registration. ठीक है, ये हो गया. और मैम हाँ, मुझे एक क्वेश्चन है. हाँ बोलो बोलो. टैक्स रेट भी बता दूंगी अभी. आपकी आवाज नहीं आ रही, कौन बोल रहा है? कोई बोल रहा है? मैम अब आ रही है मेरी आवाज? हाँ बोलो बोलो. मैम मैं पूछ रही हूँ, आप बोल रहे हो ना वो टैक्स पे करेगा जब वो रजिस्टर होगा, जब वो टैक्स पे करेगा तो वो वैल्यू में ऐड करेगा नहीं करेगा मैम जब वो प्रिंसिपल को दे अमाउंट? वो सिर्फ टैक्स देगा उसको. और टैक्स किस बात का देगा कि Okay, मैंने ma'am. तुम्हें सर्विसेज दी हैं. और टैक्स रेट अभी मैं आपको बताऊंगी क्या है. ओके मैम. जो ये ओके सर्विसेज मैम दे रहा है क्लियर. उस पे वो टैक्स देगा. और ये अनरजिस्टर्ड है तो ये ओके नहीं मैम. देगा. ठीक है, ठीक है. अब आ गए हम यस आगे. मैम. ये हो गया डन. ये मैंने आपको बता दिया. और कोई पॉइंट रहता है? नहीं, हाँ एक पॉइंट और रहता है. अब इन तीनों में से कोई केस है और आपका कोई एग्जेम्प्टेड सप्लाई है. कल मैंने आपको एग्जेम्प्टेड सप्लाईज बताई थी. यस मैम. काफी सारी यस मैम बताई थी. है ना. अगर यस मैम. हाँ, तो अगर ये जो काम हो रहा है एग्जेम्प्टेड सप्लाई पे हो रहा है और इनमें से कोई भी केस है और सप्लाई एग्जेम्प्टेड है तो उस केस में विदाउट टैक्स जाएगा. ठीक है. इन तीनों में से Like- केस है और like- एग्जेम्प्टेड नहीं है, मतलब पहला वाला केस है एग्जेम्प्टेड नहीं है तो ये टैक्स दे देगा प्रिंसिपल को. जब काम करके देगा तो अपनी सर्विसेज पर ये टैक्स देगा कि मैंने आपको सर्विस प्रोवाइड की है, ये टैक्स आप लो. अगर एग्जेम्प्टेड सप्लाई पर कोई ये काम हो रहा है और स्टिल ये रजिस्टर्ड है या एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस में या अथॉरिटी ने नोटिफाई किया फिर भी ये टैक्स नहीं देगा. मैम एक डाउट है. हाँ. जैसे मोनिका ने एग्जांपल दिया था कार का और आईफोन्स का, तो मैम वो तो सारे रॉ मटेरियल थे. रॉ मटेरियल के होते, तो मैम रॉ मटेरियल तो एग्जेम्प्टेड सप्लाई है. हाँ, तभी तो मैंने बता दिया एग्जेम्प्टेड तो सप्लाई. मैम वो टैक्स नहीं देगा ना नहीं. उस एग्जांपल के अंदर. हाँ, तो ये आपकी बुक में ना तीनों पॉइंट्स एक साथ क्लब करके दिए हुए, मैं इनको अलग अलग करके बता रही हूँ. इन्होंने कहा है कि ये विद पेमेंट ऑफ टैक्स होगी अगर ये तीन केस होते हैं. फिर साथ ही ये भी लिख दिया और विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स फॉर जीरो रेटेड सप्लाईज. तो जीरो रेटेड सप्लाईज ये रहे सारे, उनके लिए आप टैक्स नहीं देंगे चाहे ये तीनों कंडीशन पूरी हो रही हो. एल्स जॉब वर्क पे आपका टैक्स नहीं लगता है. और जॉब वर्क पे प्रिंसिपल इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल कर सकता है. अगर कोई टैक्स से आगे बेचता है तो इनपुट टैक्स क्रेडिट आराम से अवेल कर सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है. अब मैं आपको चालान बता देती हूँ. इस वाला जो जीरो फॉर्म था ना, आईटीसी जीरो फॉर्म, उसके अंदर चालान के अंदर क्या होता है फिर आपको बताऊंगी आगे कल की ये टैक्स इनपुट टैक्स क्रेडिट किस तरह से अवेल कर सकता है. फर्स्ट चालान पे बता देती हूँ. अगर आप कोई भी काम जॉब वर्कर को दे रहे हैं तो इट शुड ऑलवेज बी अकम्पनीड बाय अ चालान. बिना चालान के नहीं देंगे, चाहे वो आपकी एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस में हो ना हो, रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड. पहली चीज चालान तो जाएगा और वो चालान होगा इस वाले फॉर्म में. ठीक है, ये वाला फॉर्मेट है, इसके अंदर होगा. द चालान विल बी इशूड बाय द प्रिंसिपल एंड इट इज कंपल्सरी टू इशू द चालान एंड इट विल बी इशूड even for the inputs or capital goods sent directly to the job worker. अगर आप डायरेक्ट दे रहे हैं उनको सामान तो भी, या ये आपकी जहां पर आपका प्रिंसिपल रजिस्टर्ड ऑफिस है वहां से ले रहा है तो भी. The details of challan must be shown in form number GSTR1. GSTR1 के अंदर इसका डिटेल रहता है. देन इसके अंदर क्या क्या लिखा होगा. डिटेल्स ऑफ चालान मस्ट आल्सो बी फाइल्ड थ्रू द फॉर्म दिस. इसके थ्रू भी फाइल हो सकती है. द चालान इशूड मस्ट इंक्लूड द फॉलोइंग डिटेल्स. कौन कौन सी डिटेल्स होंगी इसके अंदर? डेट एंड नंबर ऑफ द डिलीवरी, नेम, जीएसटी नंबर, जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर, एड्रेस ऑफ द कंसाइनर एंड कंसाइनी. कंसाइनर मतलब जो काम दे रहा है, कंसाइनी जो काम ले रहा है. कंसाइनमेंट कहते हैं ना, जैसे आप कोई छोटा सा काम किसी को देते हैं
तो कंसाइनर कौन होता है जो काम दे रहा है, कंसाइनी कौन होता है जो काम रिसीव कर रहा है, करके दे रहा है कंप्लीट करके। तो कंसाइनर और कंसाइनी का जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर, नेम, एड्रेस, ठीक है। और इनका कोई कोड है, वो डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी ऑफ गुड्स कितनी है और किस टाइप की गुड्स है, और टैक्सेबल वैल्यू, टैक्स रेट क्या एप्लीकेबल होगी, और टैक्स अमाउंट जो निकल के आ रहा है वो सारा अलग अलग, सीजीएसटी अलग, एसजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी सब अलग अलग। प्लेस ऑफ सप्लाई, सप्लाई कहां से हो रही है, एंड विद देयर सिग्नेचर्स। फॉर्म आईटीसी 04 को बता देती हूँ थोड़ा सा। फॉर्म आईटीसी 04 मस्ट बी सबमिटेड बाय द प्रिंसिपल एवरी क्वार्टर। ये क्वार्टर में होता है, ये पूरा काम आप करेंगे और हर क्वार्टर इसकी फाइलिंग होगी, क्वार्टर्स में होगा। कैसे, इसको मैं आपको बता देती हूँ। क्वार्टर आपको पता है ना कितने, 3 क्वार्टर्स होते हैं फाइनेंशियल ईयर में, कौन कौन से होते हैं। एक तो होता है आपका 1 अप्रैल से 30 जून का क्वार्टर, और एक होता है 1 जुलाई से 30 सितंबर तक का क्वार्टर। एक होता है 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक का क्वार्टर, एंड देन 1 जनवरी से 31 मार्च तक का क्वार्टर। क्वार्टर्स होते हैं। तो अब ये कह रहे हैं कि ये फॉर्म कब सबमिट होना चाहिए, जो क्वार्टर खत्म हो रहा है उसके नेक्स्ट मंथ की 25 को। जैसे कि अगर ये वाला काम आप इस वाले क्वार्टर में अगर आपने खत्म किया है तो आप सबमिट करेंगे 25 जुलाई को। बात समझ आई। Form GST ITC 04 must be submitted by the principal every quarter. He must include the details of challans in respect of the following: goods dispatch कितने किए हैं, और goods dispatch कब किए हैं, रिसीव कब किए जॉब वर्कर से, और sent one job to another, अगर एक जॉब से दूसरी जॉब तक भेजे गए हैं तो कब कब भेजे गए, वो वाली डेट्स। हम क्वार्टर खत्म होने के बाद सबमिट करेंगे। मैं बता रही हूँ आगे। It must be furnished on or before 25th day of the month succeeding the quarter. ठीक। ओके मैं मतलब 25 जुलाई को भी कर सकता था, 25 अगस्त को भी कर सकता है। नहीं 25 मतलब 30 जून को खत्म हो गया तो 1 जुलाई से लेकर के मैक्सिमम 25 जुलाई तक ऑन और बाय, इसके अंदर। ओके। अगर ये वाला क्वार्टर है तो बताओ कौन सी डेट तक सबमिट करना होगा मैक्सिमम? 25 अक्टूबर। और ये वाला क्वार्टर है तो 25 जैन। ये क्वार्टर है तो 25 अप्रैल। 25 अप्रैल, ठीक है। और इसके अंदर क्या क्या इंफॉर्मेशन होगी? गुड्स डिस्पैच कब किए जॉब वर्कर को, सप्लाई में डिस्पैच कब किए गुड्स, इसकी डेट, ठीक है, डिस्पैच कब किए। और दूसरा जब इसने वापस किया इसको, जॉब वर्कर ने सप्लाई किया वापस, सेंड बैक टू सप्लायर, इसकी डेट मेंशन होगी। और अगर बीच में 2-3 जॉब वर्कर इनको इन्वॉल्व है, जैसे जॉब वर्कर 1 से सामान सप्लायर के पास वापस नहीं जा रहा है, प्रिंसिपल के पास वापस नहीं जा रहा है, जॉब वर्कर 2 के पास जा रहा है, तो ऐसे केस में नेक्स्ट जॉब वर्कर को जब आपने डिस्पैच कर दिया वो वाली डेट, इसकी डेट, ये सारी डेट्स इसके अंदर मेंशन होंगी। हम नेक्स्ट वाले को जब मिलेगा उस हिसाब से फिर अगला क्वार्टर देखा जाएगा उसके लिए। जब तक खत्म होगा तब ये डिपेंड एक्चुअली में इसमें से जिसमें जब कंप्लीट होगा वो वाला माना जाएगा। इसका काम अगर 3 महीने से ज्यादा चल गया तो ये वाले क्वार्टर में फॉल कर गया तो तब आप सबमिट करोगे। अगर हुआ तो मैम एक क्वार्टर के अंदर कितने भी जॉब वर्क काम कर सकते हैं? हाँ, एक क्वार्टर के अंदर कितने भी कर सकते हैं, 2 में कितने कर सकते हैं, तो केस टू केस डिपेंड करता है। इससे मतलब ये वाला लिखने का मतलब ये है आपने काम कब दिया और कब लिया। अगर एक क्वार्टर में नहीं खत्म हो पा रहा तो उसकी तो आप फाइलिंग कर दीजिए नेक्स्ट क्वार्टर की, फिर दोबारा कर देना कि यहाँ से सामान यहाँ गया था, ठीक है। वैसे मैक्सिमम ऐसा नहीं होता कि जाएगा, मैक्सिमम एक क्वार्टर में तो हो ही जाएगा। पारुल कुछ पूछ रहे हो? ऋत्विक कुछ पूछ रहे हो?
मैम मोनिका मैम मैं पूछ रही पूछ थी रही हूँ। हाँ दोनों पूछ मैम मैं रहे पूछ रही हूँ, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। मैम मैं ये पूछ रही हूँ, ऐसा नहीं होगा कि जब उस जॉब वर्कर को मिल रहा हो तो वो उस क्वार्टर में होगा या उसको अलग अलग क्वार्टर्स के अपने अपने होंगे? वही मुझे मैंने वो पूछा डाउट था है। मैम, यही अच्छा पूछा था अच्छा मैंने भी। अच्छा तुम ये पूछ रहे हो। देखो जॉब वर्कर को मिल रहा है उससे मतलब नहीं है, डेट आएगी डिस्पैच की जब प्रिंसिपल दे रहा है। प्रिंसिपल जितने टाइम में काम करा के वापस ले लेगा उतने टाइम का वो लेगा, और मैक्सिमम एक ट्रांजैक्शन तो आई थिंक एक क्वार्टर में फिनिश हो ही जाएगा। ये प्रिंसिपल की बुक्स में हो रहा है सारा ओके कुछ, मैम। प्रिंसिपल की मैम बुक। ओके मैम। ओके बेसिकली क्वेश्चन ये है कि जैसे काम दिया जॉब वर्कर को प्रिंसिपल ने और हाँ डेट दे दी, डिस्पैच डेट, तो मैम उसने अपना काम खत्म करके अगले जॉब वर्कर को दिया, तो मैम हाँ जब अगले जॉब वर्कर को मिला तो वो एक अपना नया क्वार्टर स्टार्ट करके या नहीं नया नहीं नहीं, करेगा या एक ही मैम क्वार्टर उसमें चल रहा होगा? है बच्चे, एक ही क्वार्टर बस चल रहा है। मैम यही क्वेश्चन है। हाँ, यही क्वेश्चन है मैम मेरा, शायद मैं ऋत्विक समझ समझ बता गया। रही थी। मेरा यही डाउट था, बिकॉज अगर वो मे बी उसे नेक्स्ट क्वार्टर में दे रहा है वो, तो वो तो अलग डेट आ गई ना मैम, तो मुझे ये डाउट था कि वो एक ही क्वार्टर कंसिडर होगा या नेक्स्ट क्वार्टर कंसिडर होगा। नहीं वो एक ही काम चल रहा है, तो वो प्रिंसिपल की बुक में आएगा, तो प्रिंसिपल के हिसाब से कि इस डेट में फॉल हुआ, मेरा काम खत्म हो गया, तब तक का यह काम शुरू हुआ तब तक का वो उसको काउंट करेगा। वो जॉब वर्कर की बुक्स में नहीं है ना, ये प्रिंसिपल की बुक्स में है, अलग काउंट नहीं होगा, एक ही काम है वो एक ही में काउंट होगा। अगर आगे चला जाता है तो भी दूसरे में चला जाएगा। ठीक है। यस मैम। आगे नेक्स्ट लेती हूँ मैं, ये तो बता दिया आपको। टाइम हो गया। क्लियर हो गया? डाउट क्लियर हो गया? यस मैम, डाउट भी क्लियर हो यस गया मैम, मैम। टाइम भी हो गया। अच्छा टाइम हो गया, ठीक है। तो फिर अब मैं क्या करूंगी, ये कल कराती हूँ आपको आईटीसी इसके अंदर कैसे आएगा। ठीक है। ओके मैम, थैंक यू। ओके। शौर्य तुम्हारी तो कोई क्वेरी नहीं थी आज। चलो दिल मैं लगा के पढ़ रहा था वो। ठीक है, मैं एंडिंग द क्लास।